देखिए आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ है और वैसे भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। देखो ये कह रहा है कि इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर के केस में इट इज़ पॉसिबल टू हैव फाइनाइट नो लोड स्पीड। आपको पता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी जो नो लोड स्पीड होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि जो नो लोड स्पीड और डीसी सीरीज मोटर की वो फाइनाइट हो। तो जो देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। वो किस मेथड से पॉसिबल है? इस मेथड से कि इफ़ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस इट आर्मेचर टर्मिनल। इसको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं कि अगर अपन एक रेजिस्टेंस लगा दे आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस तो अपन फाइनाइट नो लोड स्पीड हासिल कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर की। मतलब कि नो लोड स्पीड से कम स्पीड हासिल कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब है। देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल स्पीड से ऊपर स्पीड चाहिए होती ना, तो ये फील्ड रेजिस्टेंस टर्मिनल जो जो रेजिस्टेंस होता है वो फील्ड टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अपन को नॉर्म नो लोड स्पीड से नीचे की स्पीड चाहिए, तब अपन को आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लगाना पड़ता है? आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस क्या लगाना पड़ता है? रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इन अ डीसी सीरीज मोटर कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस अक्रॉस इट आर्मेचर टर्मिनल कैन रिजल्ट इन फाइनाइट नो लोड स्पीड। रजिस्टेंस सीरीज डीसी सीरीज मोटर में ये पॉसिबल है कि अपन फाइनाइट नो लोड स्पीड हासिल कर सके। उसके लिए अपन को एक रजिस्टेंस लगाना होगा किसके? आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस। देखो ये मैंने रजिस्टेंस लगाया है आर्मेचर टर्मिनल के अक्रॉस। मैं आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर दे क्लियर कर देता हूँ। देखो बोला जाता है कि अक्रॉस लगाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो रजिस्टेंस कंट्रोल रजिस्टेंस लगाया जाता है ये सीरीज में ही लगाया जाता है। आप सब जगह देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ सीरीज मोटर देख सकते हैं। जो आर्मेचर टर्मिनल है और जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में, और दोनों को किसके अक्रॉस लगा रखा है? सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस लगा रखा है। और अपन को जो फाइनाइट नो लोड स्पीड हासिल करनी है तो अपन ने एक रजिस्टेंस और लगाया जिसको मैंने नाम दिया है कंट्रोल रजिस्टेंस। तो देखो सीरीज जो सर्किट है उसमें क्या क्या हुआ? रजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। तो देखो अगर जो अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो उससे पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंट्रोल रजिस्टेंस है उसको मैंने आर मान लिया। सीरीज फील्ड के रेजिस्टेंस को मैंने आर एस ई से डिनोट किया है और आर्मेचर रेजिस्टेंस को मैंने आर ए से डिनोट किया है क्योंकि ये सीरीज मोटर है। तो देखो इसमें आर्मेचर करंट भी वही होगा, लोड करंट भी वही होगा, सीरीज करंट भी वही होगा क्योंकि सीरीज करंट में सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट सेम होता है, ठीक है। तो देखो जो अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो उसका काम क्या है? सबसे पहले तो लॉसेस को ओवरकम करे, या जो वोल्टेज ड्रॉप है द सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये जो नया कंट्रोल रेजिस्टेंस जो नया रेजिस्टेंस लगाया उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो लॉसेस है, उनको ओवरकम करता हुआ अपने क्या करे? आर्मेचर को सप्लाई दे, ठीक है ना। यहाँ पे बैक ईएमएफ डेवलप करे। तो जो अपना वोल्टेज होता है वी इक्वल्स टू किसका सम होता है? एक तो यहाँ पे बैक ईएमएफ की सप्लाई दे अपन को, प्लस इन जो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इनको ओवरकम करे। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? आई ए इंटू आर एस ई, आई ए इंटू आर ए। इन तीनों में से आई ए अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? कंट्रोल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो देखो अपन को यहाँ से बैक ईएमएफ की इक्वेशन निकालनी है। तो बैक ईएमएफ क्या होगा? ये पूरा इस तरफ चला जाएगा। ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर आर एस ई प्लस आर ए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इन डीसी सीरीज मोटर एंड इंक्रीज इन आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस विल कॉज मोर वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर सर्किट। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लो पहले यहाँ जो नया रेजिस्टेंस लगाया था मैंने कंट्रोल रेजिस्टेंस, वो नहीं होता तो जो वोल्टेज ड्रॉप होती वो किसके होती? आई ए इंटू आर एस ई, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस। और ये जो वोल्टेज है अप्लाइड वोल्टेज वो तो कांस्टेंट रहता। मान लो अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट रहता और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 होती इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से, तो जो बैक ईएमएफ आती वो कितनी आ जाती? 3 आ जाती। लेकिन अपन ने एक रजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है ना। रजिस्टेंस को इंक्रीज़ करा तो जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप है आई ए इंटू इस रजिस्टेंस के की वजह से वो इंक्रीज़ हो जाती, ठीक है ना। अब वो इंक्रीज़ होकर मान लो कितनी हो जाती? 3 हो जाती। लेकिन अपना टर्मिनल वोल्टेज वो तो अभी भी कांस्टेंट रहता 3। तो जो बैक ईएमएफ है वो कितनी रह जाती? 2 रह जाती। इसका मतलब, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मैंने रजिस्टेंस इंक्रीज़ करा तो ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हुई। ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हुई तो जो ओवरेज वोल्टेज था वो डिक्रीज़ हुआ। और ये ओवरेज वोल्टेज अपन ने किसके अक्रॉस अप्लाई किया था? आर्मेचर के अक्रॉस। ये ओवरेज वोल्टेज आर्मेचर के अक्रॉस डेवलप हुआ था और जिसको अपन ने
बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक ईएमएफ विल बी रिड्यूस। तो देखो बैक ईएमएफ और स्पीड में रिलेशन ये होता है, जो आर्मेचर के अक्रॉस जो डेवलप हुई है, पी एन फाइव जेड अपॉन 60 ए। यहाँ पे पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, एन होता है स्पीड इन आरपीएम, फाइव होता है फ्लक्स पर पोल, जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, ए होता है पैरेलल पाथ और कन्वर्जन फैक्टर है 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है वो पी जेड अपॉन 60 है तो कांस्टेंट है, तो जो बैक ईएमएफ है, ठीक है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एन इंटू फाइव, स्पीड इंटू फ्लक्स, और इसको मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया के का। तो मैं यहाँ से स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ बैक ईएमएफ अपॉन के फाइव। ठीक है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू हो गई बैक ईएमएफ अपन के फाइव, या फिर बैक ईएमएफ जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बैक ईएमएफ का बनाया था, ठीक है, वो ये भी पुट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या कहा था आपको, पहले मान लो कुछ बैक ईएमएफ होती, ये रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होती, कम होती, वोल्टेज ड्रॉप कम होती, मान लो 2 होती, तो जो ये ओवरेज और ये जो होता वो कांस्टेंट होता 5, तो जो ओवरऑल वोल्टेज होता वो 3 होता। तो स्पीड भी मान लो प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ को, तो कितनी होती, 3 होती। लेकिन मैंने ये रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया, नए रेजिस्टेंस को, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये वो इंक्रीज़ हुई, तो ओवरऑल ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होने की वजह से जो बैक ईएमएफ है वो डिक्रीज़ हो गई, वो कितनी हो गई, 2, क्योंकि जो ये था वोल्टेज वो तो फिक्स था 5, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पहले 2 थी, इस रेजिस्टेंस को इंसर्ट करने की वजह से 3 होगी, तो जो वोल्टेज जो बैक ईएमएफ था वो रिड्यूस हो गई, वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो देखो स्पीड यहाँ से रिड्यूस हो रही है वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से। तो मैंने देखो यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे जैसे बैक ईएमएफ रिड्यूस हुई स्पीड भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ हुई, वोल्टेज ड्रॉप की इंक्रीज़ होने की वजह से ये ओवरऑल वोल्टेज जो अप्लाई हुआ या जो प्रोड्यूस हुआ आर्मेचर के अक्रॉस वो रिड्यूस हुआ, और ये वोल्टेज अगर रिड्यूस हुआ तो ये प्रोपोर्शनल था स्पीड के, तो स्पीड भी अपनी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और इसको समराइज करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इन डीसी सीरीज मोटर एंड इंक्रीज इन आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस विल कॉज मोर वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर सर्किट। जो डीसी सीरीज मोटर है उसमें आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप थी आर्मेचर सर्किट में वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो सो जो बैक ईएमएफ थी वो भी क्या हुई, रिड्यूस हुई। सो स्पीड विच इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ विल ऑल्सो भी रिड्यूस, जो स्पीड थी वो बैक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। मेरे हिसाब से जो ये जो आर्मेचर वाला रेजिस्टेंस था इसकी जो कहानी थी वो आप समझ गए। दूसरा कारण देखो ये भी है, जो टॉर्क होगी इनिशियल वो कैसे रिड्यूस होगी, द टॉर्क विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट। देखो आपको सीरीज मोटर में पता है जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, सीरीज मोटर में फ्लक्स और आर्मेचर करंट में। विल बी आल्सो बी रिड्यूस विथ इंक्रीज इन आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस विल रिड्यूस द आर्मेचर करंट। देखो ये जो टॉर्क होगी, ठीक है ना, वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, किसकी वजह से, आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस को इंसर्ट करने की वजह से। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इस बात को समझा देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ किया है तो ये टॉर्क भी रिड्यूस होगी। वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ रेजिस्टेंस था आर, और ये सीरीज का और आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस था, मैंने और रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ किया। देखो सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है सीरीज सर्किट में, ठीक है ना, ये सारे सीरीज में, तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा करंट। यही मैंने देखो यहाँ पे लगेगा, रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ इंसर्ट करके नया रजिस्टर, तो करंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और यही करंट अपन ने टॉर्क के प्रोपोर्शनल है, तो अपनी टॉर्क भी क्या हो रही है, इनिशियल टॉर्क वो रिड्यूस हो रही है। तो देखो मैंने यहाँ पे यही बता रखा है, ठीक है। अब देखो एक कहानी से और जो टॉर्क है वो रिड्यूस होगी। अपन को पता है जो सीरीज मोटर है उसमें यही आर्मेचर करंट ही क्या करेगा, फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब ये फील्ड भी अपने ये फ्लक्स बनाएगा, फील्ड फ्लक्स। तो ये फील्ड फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आर्मेचर करंट के। जितने ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, अपनी फील्ड फ्लक्स होगी। तो देखो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करा है मैंने, तो आर्मेचर करंट भी क्या होगा, आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा। ये मैंने आपको बता दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब अपन को पता है फील्ड फ्लक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसके प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के, क्योंकि जितना आर्मेचर करंट फ्लो होगा उतना ही फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। तो आर्मेचर करंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो फील्ड फ्लक्स भी रिड्यूस हो रहा है, और यही फील्ड फ्लक्स अपने टॉर्क के प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले से। तो अगर फील्ड फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रही है तो अपनी टॉर्क भी क्या होगी, फील्ड फ्लक्स अपनी रिड्यूस हो रही है तो अपनी टॉर्क भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो देखो यही लिखा है कि इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल रिड्यूस स्पीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग अ रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू।